आज बात करते हैं 1955 की एक ऐसी किताब की जो देखने में तो सच कहूं काफी अकादमिक और भारी भरकम लगती है। लेकिन इसके पन्नों में ना एक कमाल की कहानी छिपी है। एक तरह की जासूसी कहानी जो हमें भाषा की बिल्कुल जड़ों तक ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी भाषा के एटम्स क्या होते हैं? मतलब जैसे दुनिया की हर चीज छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है, वैसे ही भाषाएं भी तो किसी चीज से बनती होंगी, है ना? तो आखिर वो हैं क्या? कई पुरानी भाषाओं के लिए ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें हम धातु या मूल कहते हैं। यही वो बुनियाद हैं जिन पर पूरी भाषा की इमारत खड़ी होती है। तो ये क्रिया धातु या वर्बल रूट है क्या चीज? समझिए, ये किसी भी शब्द का वो सबसे अहम हिस्सा है, उसका कोर, जिसमें उसका असली बुनियादी मतलब छिपा होता है। आप इसे शब्द के कॉन्सेप्ट का डीएनए भी कह सकते हैं। और जब बात आती है संस्कृत जैसी प्राचीन और बेहद व्यवस्थित भाषा की, तो वहां ये धातुएं ही सब कुछ हैं। मतलब लिटरली सब कुछ, पूरी भाषाएं इन्हीं पर टिकी हुई है। पुराने जमाने में भारत के जो व्याकरण के विद्वान थे, उन्हें इन धातुओं को लिस्ट करने का, इनकी सूचियां बनाने का एक जुनून सा था। उन्होंने बहुत मेहनत से इन्हें इकट्ठा किया, व्यवस्थित किया, जैसे कोई बहुत कीमती खजाना संभाल रहा हो। और इन्हीं लिस्ट्स को, इन्हीं सूचियों को नाम दिया गया धातु पाठ। ये संस्कृत की क्रिया धातुओं की वो प्राचीन लिस्ट्स थीं जिन्हें सदियों तक व्याकरण के अलग-अलग स्कूलों ने बड़े ध्यान से तैयार किया था। अब यहाँ पर आती है असली प्रॉब्लम। सारा का सारा ज्ञान बिखरा हुआ था। मतलब एक था पाणिनीय धातु पाठ, फिर चांद्र धातु पाठ, कातांत्र धातु पाठ और न जाने कितने ही और मजे की बात यह कि सब में थोड़े बहुत फर्क थे। अब ऐसे में कोई स्कॉलर इन सबको एक साथ रखकर कैसे पढ़े, कैसे तुलना करें, ये तो लगभग नामुमकिन था। तो सोचिए, किसी विद्वान के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो इन सारी अलग-अलग सूचियों की एक साथ तुलना कैसे करे? ये कैसे जाने कि अलग-अलग समय पर, अलग-अलग जगहों पर भाषा को कैसे समझा जा रहा था? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसका कोई सीधा हल नहीं था। और ठीक यहीं पर हमारी आज की किताब एक मास्टर की तरह सामने आती है। एक ऐसी चाबी जो इस बिखरे हुए ज्ञान के सारे ताले खोल देती है और हमें भाषा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देती है। ये किताब है अ कंकॉर्डेंस ऑफ संस्कृत धातु पाठास। इसे लिखा था गजानन बालकृष्ण पालसुले ने और ये 1955 में छपी थी। ये अपने आप में जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का एक जबरदस्त काम था जो किसी एक इंसान के जुनून को दिखाता है। जरा इस साल पे गौर कीजिए, 1955, 1955। ये एक मैसिव, मतलब बहुत बड़ा डेटा सॉर्टिंग प्रोजेक्ट था। और ये उस जमाने में हुआ जब ना कोई पर्सनल कंप्यूटर था, ना कोई डिजिटल डेटाबेस। सब कुछ हाथ से किया गया था। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि उस वक्त के साधन कितने सीमित थे, पर इंसानी जज्बा कितना मजबूत था। तो चलिए अब इस किताब के कोड को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि इसकी ये जो टेबल जैसी दिखती है, इन्हें असल में पढ़ा कैसे जाता है। ये किसी सीक्रेट कोड को समझने जैसा है, जिसके 5 बहुत जरूरी पहलू हैं। पहला पहलू, ये किताब एक नक्शे की तरह है। हर कॉलम का जो हेडिंग है वो किसी पुराने व्याकरण ग्रंथ या डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे पी पाणिनि के लिए है, सी चांद्र के लिए। इससे एक ही नज़र में पता चल जाता है कि कौन सा सोर्स क्या कह रहा है। दूसरा पहलू, ये एक टाइम मशीन जैसा है। हर लाइन, हर रो एक अकेली धातु को सभी अलग अलग सोर्स में ट्रैक करती है। मतलब आप अक जैसी धातु को पकड़कर देख सकते हैं कि वो किस किस लिस्ट में है और किस में नहीं। इससे हमें सीधे सीधे ये समझने में मदद मिलती है कि भाषा कैसे विकसित हुई। और तीसरा पहलू, इसे आप पुराने शब्दों की जनगणना समझ सकते हैं। एक ही जगह पर सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि तुलना करना बहुत आसान हो जाता है और भाषा के वो गहरे पैटर्न दिखने लगते हैं जो पहले कहीं छिपे हुए थे। तो आखिर ये किताब इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इस शानदार काम के बाकी 2 सबसे बड़े पहलुओं को भी समझते हैं जो हमें भाषा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। चौथा पहलू, ये तो इंसानी मेहनत का एक जीता जागता सबूत है। सोचिए 1955 में रिसर्च कैसे होती थी। ढेर सारे इंडेक्स कार्ड्स होते थे। एक एक चीज को हाथ से क्रॉस रेफरेंस करना पड़ता था और लाइब्रेरियों में बैठकर पुरानी पांडुलिपियों से जूझना पड़ता था। मतलब सालों की मेहनत। और आज हमारे पास डिजिटल डेटाबेस हैं। एक Ctrl+F दबाया और काम हो गया। कुछ ही सेकंड्स में सारी जानकारी सामने। ये जो फर्क है ना, यही पालसुले के काम के साइज को, उसके स्केल को दिखाता है। कमाल है। और पांचवा
और सबसे अहम पहलू, इस गहरे अकादमिक काम के पीछे एक इंसान था। किताब में एक छोटा सा समर्पण है, मेरी माँ की पवित्र स्मृति में। यह छोटी सी लाइन हमें याद दिलाती है कि हर महान काम के पीछे कोई ना कोई पर्सनल वजह, कोई प्रेरणा होती है। जुनून और प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं? पहली सीख तो ये है कि ये भाषा के जानकारों के लिए संस्कृत के विकास को समझने की एक मास्टर की है। दूसरी सीख ये है कि ये किताब पुराने व्याकरण स्कूलों के बीच जो छोटे छोटे फर्क थे, उन्हें हमेशा के लिए बचाकर रखती है और हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये तीसरी और शायद सबसे बड़ी सीख भी है। आज के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से आती जाती है, सब कुछ बदल रहा है, ऐसे में हम अपनी खुद की जड़ों को, अपनी धातुओं को कैसे सहेज कर रखते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने खुद के मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।